नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजने के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक डीडी न्यूज पर प्रसारित होता है। और हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते हैं, करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये दो टूक का आपसे वादा है। आज बिहार में पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए पोलिंग हुई, बम्पर पोलिंग हुई। लेकिन आप सुबह से खबर देख रहे होंगे तो इसलिए कहीं मत जाइए। मैं बिहार की खबर पर बात नहीं करने वाला हूं। मैं जानता हूं बिहार को लेकर, बिहार में जो कुछ हुआ, आपने दिन भर आपको डोज मिला होगा बिहार में क्या हुआ आज। लेकिन मैं बिहार की बात नहीं करूंगा। पर क्या आप जानते हैं, या शायद आप जानते होंगे, बिहार के अलावा हैदराबाद में एक छोटी सी सीट है विधानसभा की, जुबली हिल। उस जुबली हिल के लिए, उस जुबली हिल विधानसभा सीट के लिए जो है तेलंगाना के अंदर उपचुनाव हो रहा है। आज मैं उस उपचुनाव के संदर्भ में बात करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बिहार चुनाव जो है, पूरे विधानसभा का चुनाव, उसको छोड़कर मैं एक जुबली हिल जैसी एक छोटी सी सीट, वैसे छोटा कोई नहीं होता डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी बिहार की तुलना में कहे तो यहां पर एक उपचुनाव हो रहा है। तो यह जरूर आप सोच रहे होंगे इस एक उपचुनाव पर मैं पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम क्यों करने वाला हूं। इसका खास रीजन है, कारण है। वो कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं 3-4 खबरें दिखाना चाहता हूं। वो 3-4 खबरें आप देखेंगे तब उसके बाद मैं आज विषय पर आऊंगा। ये 3-4 खबरें जो हैं इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आपको बता रहा हूं, और वो पहली खबर जो है वो कर्नाटक से आई है। कर्नाटक से, कर्नाटक में जो खबर आई है वो ये है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से, खबर आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से आरएसएस पर सीमित प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दूसरी बार इस मामले में चपत लगी और दूसरी बार कोर्ट ने उनको संविधान दिखाया, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है यह बताया, कांग्रेस को बताया, और कहा इस तरह से आप जो है किसी संगठन पर प्रतिबंध या उसकी गतिविधियां रोक नहीं सकते। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन आज, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह जो तुगलकी फरमान था उसको रोक दिया था, लेकिन आज कांग्रेस इसको लेकर फिर से गई कोर्ट में और आज कोर्ट ने फिर से कहा कि नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुमने जो कदम उठाया वो गलत था। पर आप जानते हैं आरएसएस पर यह जो सीमित प्रतिबंध लगा, इसके पीछे कारण क्या था? एक ही कारण, और वो कारण मुस्लिम तुष्टीकरण। क्योंकि मुस्लिम वोट खुश हो जाएंगे, आरएसएस पर आप प्रतिबंध लगा देंगे। तो यह पहली खबर है। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं ना, दूसरी खबर देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के अंदर आपने सुना होगा, बिहार के अंदर क्या हुआ। बिहार में जो महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तमाम पार्टियां हैं, उन्होंने यह कहा कि सत्ता में आए तो वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब आप सोचिए कि देश की संसद से बना कोई कानून जो है कोई राज्य सरकार उठाकर कूड़ेदान में नहीं फेंक सकती। लेकिन यहां भी मसला वही है, मुसलमानों को खुश करना है भाई, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टीकरण, और इसीलिए बिहार के अंदर जमकर कहा जा रहा है कि वक्फ कानून को उठाकर फेंक देंगे। ऐसा ही 3 तलाक के मामले में भी हुआ था। यह दूसरी खबर थी। और अब आपको तीसरी खबर दिखाता हूं। इन दिनों एक फिल्म की चर्चा खूब हो रही है और उस फिल्म का नाम है हक। ये आप देख रहे हैं, ये हक फिल्म जो है इन दिनों इसकी चर्चा है। अब हक फिल्म की चर्चा क्यों है? क्योंकि हक फिल्म की चर्चा इसलिए है क्योंकि इस फिल्म के अंदर शाहबानो, 80 के दशक में ये जो किरदार है, शाहबानो का किरदार है, एक बूढ़ी मुस्लिम महिला को बाकायदा अदालत ने उसको गुजारा भत्ता, क्योंकि उसको तलाक 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 कहकर जो है पति ने छोड़ दिया था, तो फिर उसके लिए गुजारे भत्ते की बात कोर्ट ने करी, सुप्रीम कोर्ट ने करी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार एक फरमान लेकर आई, अध्यादेश लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। तब उनकी वो हैसियत थी। आज वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते, लेकिन तब उनके पास भारी बहुमत था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति लहर चली थी, उस सहानुभूति लहर के चलते राजीव गांधी के पास पूर्ण बहुमत था
और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। कारण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मैं इसके आगे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन एक चौथी खबर छोटी सी आपको बता देता हूं। इन दिनों चर्चा चल रही है, वो भी आपको बता देता हूं। यह हटाइए और उसके बाद मैं आपको चौथी खबर बताता हूं। चौथी खबर यह है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए। भारत में आजादी से पहले बाकायदा क्रांतिकारियों के मुंह पर वंदे मातरम होता था, राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था वंदे मातरम। लेकिन आज जब वंदे मातरम को 150 वर्ष हुए हैं, तो देश को यह पता चल रहा है कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ पैराग्राफ काट दिए थे। सोचिए, राष्ट्रगीत के कुछ पैराग्राफ काट दिए थे। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने कहा था, जिन्ना ने कहा कि भाई इस वंदे मातरम में मां दुर्गा की बात है, वंदे मातरम के अंदर भूमि का जो भारत माता उसकी पूजा की बात है, मां सरस्वती की बात है, मां लक्ष्मी की बात है, और यह हमको स्वीकार नहीं। और जिन्ना ने कहा और नेहरू ने माना, और भारत के जो राष्ट्रगीत जो है, अब राष्ट्रगीत है भारत का, जो आजादी का जो मतवालों का गीत था, उसको काट दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जैसे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कारण सिर्फ एक, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण। ये मैंने आपको 4 खबरें बताई, और अब जो खबर पर आ रहा हूं वो ये कि जुबली हिल का जो चुनाव चल रहा है, उस जुबली हिल के चुनाव में पिछले 5 दिन के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2 विवादित बयान दिए हैं। और आज उनका जो बयान वायरल है, जिसपे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, उसमें रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। अब आप सोचिए, जिस कांग्रेस को हम ये सुनते रहे कि वो एक सेकुलर पार्टी है, वो सेकुलर पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक आपके सामने आ रहा है 2 टूक में। मेरा आज का शीर्षक बदल गई पहचान। मेरा आज का सवाल यही है, क्या कांग्रेस की पहचान बदल गई है? बदल गई पहचान, कांग्रेस मतलब मुसलमान। रेवंत रेड्डी है, उन्होंने बयान दे दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मौन समर्थन है, क्योंकि उनका बयान वायरल हुआ। लेकिन किसी भी कांग्रेस के किसी भी क्वार्टर से किसी भी नेता ने कहा नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी है, कांग्रेस हिंदुओं की भी पार्टी, किसी ने नहीं कहा। तो आज इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्या बदल गई है कांग्रेस की पहचान, और कांग्रेस मतलब मुसलमान, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझिए, मैं इस खबर के विस्तार को समझिए। खबरदार मैं इस खबर की धार और खबर के विस्तार को बता रहा हूं। मैं क्यों यह आज विषय ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस बात को समझिए। तुष्टीकरण को लेकर क्या कुछ होता है देश में, कांग्रेस क्या करती रही है। 1947 में भारत विभाजन हुआ, और उसके बाद आजादी मिली, और आजादी के बाद से भारत विभाजन और आजादी के से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप लगता है कांग्रेस ने विभाजन में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए स्वीकार किया, और आजादी मिली उसके बाद से कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह बयान आप भूले नहीं होंगे। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह बयान किसी और का नहीं। यह कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान है। यह विवादित बयान कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था। 2 बार उन्होंने बयान दिया, ऑन कैमरा उनका बयान है। यह खबर भी खूब चली कि राहुल गांधी ने मुसलमानों की एक सभा में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कहा। यह भी खबर चली थी, जो आज रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। अब ऐसे ही बयानों की कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक ताजा बयान जुड़ा है, जिसके आज मैं चर्चा कर रहा हूं और जिसके कारण आज मैं विषय ले रहा हूं। रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों की एक सभा में कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान है। रेवंत रेड्डी ने एक हफ्ते में मुसलमानों को लेकर 2 विवादित बयान दिए हैं। दोनों बयान आपको सुनवाऊंगा, गौर से सुनिएगा। रेवंत रेड्डी ने यह बयान महज जुबली हिल का एक जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव को जीतने के लिए रेवंत रेड्डी ने बयान दिया है जुबली हिल का। सोचिए, हैदराबाद की जुबली हिल सीट पर करीब 20% मुसलमान है। अब आप सोचिए, इस बात को देश देखे, देश समझे। 20% मुसलमान है, उसके लिए कांग्रेस वहां जाके मुस्लिम पार्टी बन गई। पर इस सीट पर हिंदू वोट 70% हैं, 70% हिंदू वोट हैं।
आप सोचिए कि 70% पर कांग्रेस के किसी नेता ने 70% वोट के लिए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है? नहीं, लेकिन 20% वोटों के लिए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। यह बात देश को समझनी चाहिए। अब हिंदू संगठन ये सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस मतलब हिंदू कब होगा? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कब बोलेगी कि कांग्रेस मतलब हिंदू? पर कांग्रेस तो हिंदुओं को आतंकवादी बताती रही है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने गढ़ी थी। और राहुल कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो फिर कैसे कांग्रेस में कोई कह दे कि भाई कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर सीमित प्रतिबंध लगाया, जो मैंने अभी खबर बताई, आज की खबर है। पर आरएसएस पर प्रतिबंध के मामले में कांग्रेस को आज दूसरी बार कर्नाटक हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी, दूसरी बार। तो यह खबर का विस्तार मैंने आपको बताया और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस की पहचान बदल गई है? जिसको हम अब तक सेकुलर दल समझते थे, वो दरअसल सेकुलरवाद का एक लबादा, एक नकाब है। उसके पीछे एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और वो मुसलमानों की पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रेवंत रेड्डी का बयान सुनाता हूं आपको। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करके आजाद से लेकर आज तक राजनीति करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। हिंदूज का इज्जत के लिए आप लोग कोई चर्चा नहीं है, क्रिश्चियन के इज्जत के लिए कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम का इज्जत के लिए बात करते हैं। मुस्लिम के ही कारण अब कांग्रेस का चल रहा है ऐसा समझते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिसी। आज खुले तौर पर कांग्रेस ने बता दिया कि वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, जेडब्ल्यूसी, जिन्नावादी कांग्रेस है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के लिए वोट बैंक प्रथम है, मुस्लिम प्रथम है, शरिया प्रथम है। उनके लिए देश के गरीब, अति पिछड़ी समाज के लोग प्रथम नहीं है। उनके लिए भारत प्रथम नहीं है, उनके लिए संविधान प्रथम नहीं है। वोट बैंक को ऊपर रखते हैं, संविधान को नहीं। और आज ये खुले तौर पर रेवंत रेड्डी ने स्वीकार लिया है। जो कल तक कह रहे थे कि मुस्लिमों को मानना चाहिए कि अगर कांग्रेस नहीं होगी तो मुस्लिम नहीं होगा, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान ने लात मारी ऑपरेशन सिंदूर में। तो इनके लिए केवल वोट बैंक की दुकान चलानी है, इसलिए हिंदुओं का अपमान भी करना है और संविधान के ऊपर वोट बैंक को ऊपर रखना है। तो चलिए, बयान मैंने आपको सुना और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। क्या बदल गई है कांग्रेस की पहचान? कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान? इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान आज की डिबेट में जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़े हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं। अतीकुर रहमान जी इस्लामी स्कॉलर हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं दुष्यंत नागर जी आपसे और चारू प्रज्ञा जी, दोनों को आमने सामने लाएं। 1.5 मिनट दोनों को दूंगा मैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आज की इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा बाकी मेहमानों के साथ। दुष्यंत नागर जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मतलब कांग्रेस की पहचान, मतलब हम लोग को आज रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जो असली पहचान है उससे देश को जो है परिचय करवाया। तो इसके लिए रेवंत रेड्डी जी का शुक्रिया करना चाहिए पूरे देश को। नकाब उतर गया। 1.5 मिनट आपके। देखिए, 1.5 मिनट की तो इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यकता नहीं है। 1938 में हम देखें, जब सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस ने एक फैसला लिया था कि कांग्रेस किसी भी ऐसे व्यक्ति को अथवा ऐसी विचारधारा से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का सदस्य नामित नहीं करेगी, उसे सदस्यता नहीं देगी जो किसी भी कट्टर संगठन से या देश में सामाजिक या धार्मिक रूप से जो माहौल को खराब करने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लेके चलेगी। देश में समता समानता सामाजिक न्याय के लिए, लोगों को बराबरी का हक देने के लिए, बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के लिए भारत के लिए काम करेगी, भारत की आजादी के लिए काम करेगी, भारत के निर्माण के लिए काम करेगी। तो हमने तो यही सुना है जी, यही हमारी जानकारी में है। और जैसा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, वहां पे कांग्रेस के बड़े नेता उपस्थित है, उनके बयान भी आ रहे हैं। तो मैंने तो ऐसा कहीं सुना नहीं कि कांग्रेस किसी धर्म विशेष की पार्टी हो गई है। आप किसी नेता को कोट कर रहे हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोट कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं उन्होंने कहां ऐसा बयान दिया, क्यों दिया। अब आप दूरदर्शन के एक प्रतिष्ठित एडिटर हैं, तो आपने जानकारी करके चला रहे होंगे, कोई झूठा बयान भी आप नहीं चला सकते, इतना मुझे आप पे भी भरोसा है। लेकिन ये देखना होगा उन्होंने किस संदर्भ में दिया है। लेकिन कांग्रेस इसे कभी मानेगी नहीं, कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं हो सकती। ओके, देखिए आज कांग्रेस 100 सीटों तक सिमट गई है। दुष्यंत जी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। समझौता नहीं किया। दुष्यंत जी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। एक मिनट दुष्यंत जी रुकिए। दुष्यंत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, रुकिए का और मुझे दे दें। दुष्यंत जी रुकिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अभी 1 घंटे की डिबेट है, पूरा मौका दूंगा। शुरुआत के जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है 1.5 मिनट आपके, 1.5 मिनट चारू जी के, उसके बाद मैं दूंगा। लेकिन आपने कहा, आपने सुनाने वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बिना किसी ठोस खबर के ऐसे चलाते नहीं हैं। और क्योंकि आप थोड़ा देर से कनेक्ट हो पाए थे, आपके जुड़ने से पहले मैंने रेवंत रेड्डी के वो बयान सुनवाए, वो बयान मैंने लगाए, और उस बयान का प्रिंट जो है अखबार मेरे सामने है, आपके सुविधा के लिए हेडिंग पढ़ देता हूं। मुस्लिम मीन कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी। तो ये खबर भी है और मैंने उनका बाइट भी चलाया है। और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, रेवंत रेड्डी क्या हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बयान के ऊपर कांग्रेस का अभी तक किसी नेता ने उनके बयान का खंडन नहीं किया। चारू प्रज्ञा जी आपके 1.5 मिनट। अशोक जी नमस्ते। मेरा ये मानना है कि दुष्यंत भैया आदमी तो सही हैं, लेकिन गलत पार्टी में फंस गए हैं और शायद अपनी पार्टी की असलियत वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। भैया देखिए, ऐसा है 1950 से प्रथा चल रही है कांग्रेस की, अपीजमेंट वाली, तुष्टीकरण वाली। सेक्युलरिज्म के नाम पर तभी कांग्रेस ने एक अपना नया वोट बैंक बना दिया था और लगातार इसका प्रमाण कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश को देते आ रहे हैं। थोड़े से उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमारे देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और बहुत ओपनली और कई बार उन्होंने इस बयान को दोहराया था। राहुल गांधी तक ने कहा है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, वो अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी समझते हैं। रेवंत रेड्डी का एक बयान अशोक जी ने आपको सुनाया, जहां पर वो कहते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले रेवंत रेड्डी ने ही कहा था इसी चुनाव के दौरान कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, वरना आप कुछ नहीं होते। तो ये जो तुष्टीकरण की प्रथा कांग्रेस की चलती आ रही है, ये बहुत पुरानी, और ये केवल बयानों में नहीं है, ये आपकी नीतियों में भी दिखाई देती है। कर्नाटक के अंदर उदाहरण के तौर पर 4% का रिजर्वेशन दिया गया मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को। अशोक जी, क्या आप सोच सकते हैं हमारे देश में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए, वहां धर्म के नाम पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वहां पर जो प्रदेश की सरकार घर प्रोवाइड करती है, उसमें मुसलमानों के लिए 15% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। आपने किसी और के बारे में नहीं सोचा, आर्थिक रूप से आपने न्याय देने के बारे में नहीं सोचा, आपने केवल अपने वोट बैंक के बारे में सोचा। और मैं वोट बैंक बार बार इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपको समाज के किसी भी तबके का भला करना होता तो 70 साल में दिखाई दे गया होता। आपने उदाहरण दिया था कि ट्रिपल तलाक को पलट दिया गया, बिल्कुल सही बात है, ट्रिपल तलाक को पलट दिया गया। उसके अलावा भी अभी भी जो मोदी सरकार के द्वारा आवास योजना के घर दिए जा रहे हैं, इसमें 31% चारू जी मुस्लिम महिलाओं पे नहीं। लेकिन बात ये है अशोक जी कि हद कर दिए भाई, विभाजन आप कितना करोगे इस देश का, एक बार तो कर चुके हो ना। मैं आ रहा हूं, आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आ रहा हूं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये बयान रेवंत रेड्डी का बड़ा खतरनाक बयान है। और जैसे चारू जी ने कहा और मैंने भी आपको बताया, शुरू में ही बताया कि ये बयान ऐसा अकेला नहीं है, बल्कि एक सिलसिला, एक कड़ी है। मनमोहन सिंह से लेकर और राहुल गांधी तक के इस तरह के बयान, मेरे पास उन बयानों की तमाम कतरने देखिए चारू जी, जिस प्रकार से आपने बातें रखी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके एनडीए के मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जी, रुकिए एक मिनट, प्रदेश के, उन्होंने भी मुसलमानों को। दुष्यंत जी रुकिए एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। पर मैं जानकारी के तौर पर यह भी बता दूं देश को, ये वही तेलंगाना सरकार है जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ समय पहले इसका एक फैसला आया था। इसमें तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कहा कि शुक्रवार को
जुमे के दिन फ्राइडे को 4 बजे के बाद जितने सरकारी नौकरी में मुसलमान होंगे उन सब की छुट्टी है, जाइए आप नमाज, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप किसी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी के लिए भी कर दें कि भाई हनुमान जी को मानने वाले जो है उनको भी तो हनुमान जी की आरती करने जाना होता है। तो ये जो एक तरफा सोच है ना, ये खतरनाक है, ये जो एक तरफा सोच है ये अपीजमेंट है, मुस्लिम अपीजमेंट। लेकिन इसमें मेरा बड़ा दिलचस्प एक ये भी है कि 20% मुस्लिम वोटों के लिए आप पूरी पार्टी का जो है पूरी पार्टी का चरित्र बदलने की बात कहते हैं। वैसे तो प्रोफेसर संगीत रागी आऊंगा तो वो कहेंगे इनका तो चरित्र यही है वो असली चरित्र है जिसकी बात करी, लेकिन उस पर बात करूंगा। तो 20% वोटों के लिए, लेकिन जहां 70% हिंदू वोट है वहां कोई नहीं कहता कि भाई हम हिंदुओं की पार्टी है, यही तो गजब है। बोलिए दुष्यंत नागर जी, रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बातें कही, तो ये आप जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। आपके आंध्र प्रदेश की सरकार है एनडीए की, चंद्रबाबू नायडू जी ने वहां पे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही, विशेष सुविधाएं मुसलमानों को, चाहे वो ओबीसी आरक्षण में विभिन्न मुस्लिम वर्ग को शामिल करने की बात हो या मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए धनराशि मुहैया कराने की बात हो। ये तो आज से काफी समय पहले गुजरात से शुरू हुई है, जब मोदी साहब वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी शुरू किए। तो ऐसा नहीं है माइनॉरिटीज को या माइनॉरिटीज में जो मुस्लिम वर्ग है प्रमुखता से आता है, उसके लिए भिन्न भिन्न सरकारों ने अलग अलग समय पे योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ लोगों ने प्राप्त किया है। उसके लिए सिर्फ कांग्रेस से सवाल उठाना मैं समझता हूं कि ये न्याय संगत नहीं है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मैं अगर आपकी हर बात सुन भी लूं, मुझे आप एक बात बताइए ना, मुसलमानों के लिए काम क्या किया? ये एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। कर्नाटक में हल्ला मचा दिया कि लड़कियां हिजाब पहनेंगी चाहे उसका नतीजा स्कूल ना जाना और इम्तिहान ना देना हो, और इसका ऑपोजिट स्टैंड लिया आपने केरल में, क्योंकि लेफ्ट सरकार ने एक स्टैंड ले लिया था, तो वहां पर राजनीति के लिए आप कहने लगे हिजाब नहीं पहनेंगी। तो मैं बस आपका दोहरा चरित्र दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दोहरा चरित्र, क्योंकि देखिए एक तरफ जब हिंदुओं को गाली दी जाती है, लगातार गाली दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ के रखने की बात करती है, आप केवल विभाजन की बातें करते हैं। और अगर आप खोलकर आप इस असलियत का सामना कर ले तो देश का भला हो जाएगा। नहीं देना पड़ेगा। सुनिए, आप बता दीजिए ना, आप किसके साथ है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस के बयान ठीक है हिजाब को लेकर, या केरल में हिजाब को लेकर आपके बयान ठीक है? दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है और जनसाधारण से जुड़े हुए मुद्दे लगातार कौन होते जा रहे हैं? यही मुद्दा है, यही मुद्दा है कि आप बेपैंदी के लोटे हैं। जहां 4 वोट मिलेंगे आप वहां पलट जाएंगे, चाहे देश चलता रहे आपका। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं। जिस आदमी को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं वो आदमी कहते हैं चिकन नेक काट दीजिए आसाम में। दोनों लोग रुकिए। चारू जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं। एक मिनट रुकिए दुष्यंत जी, 1 मिनट रुकिए। दुष्यंत जी 1 मिनट रुकिए। मैं चारू जी आपकी एक बात से सहमत हूं, जो आपने कहा ना जहां 4 वोट मिलेंगे। अरे 4 नहीं, हिंदू तो बड़ी आबादी हिंदुओं की इनको वोट करती रही है। कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रही तो ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से, हिंदुओं ने बड़ी तादाद में वोट किया। आज भी जो है हिंदू ऐसे हैं, आज भी हिंदुओं की बड़ी तादाद है जो कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, लेकिन उनके लिए नहीं सोचते, उनको तो आतंकवादी बताते हैं। सर आप माफी चाहती हूँ, माफी चाह रही हूँ, पर मैं एक बात आखिरी में और कहना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट दुष्यंत भैया सुन लीजिए, आप कर्नाटक का हिजाब और केरल के हिजाब के बारे में जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अक्टूबर में राहुल गांधी ने गुजरात के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया था। आपको पता है गुजरात में रहने वाले जितने मुसलमान नेता थे वो कितने परेशान हुए थे? उन्होंने कहा कि जब टेबल पर बैठकर निर्णय लेने की बारी आती है ना, तो कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल लीडरशिप में हमारी गिनती नहीं होती। ये होता है तुष्टीकरण, अपने फायदे के लिए करना। आपने भला तो कभी मुसलमानों का भी नहीं किया, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या वो नेता नहीं है? देखिए मुसलमानों का भला किसने किया? एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट सुनिए देश का बच्चा जान चुका है। ओके, देश का बच्चा जानता है भारत रत्न देते हो। अरे देश के लिए क्या कर रहे हो? ओके रुकिए, देश के लिए बयान नहीं देते, देश के बाहर जाके देश का अपमान करके आते हैं। ओके, मैं बाकी 2 मेहमानों की तरफ जा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, दुष्यंत जी रुकिए, चारू जी रुकिए। देखिए मैं कहूँ कि किसने मुसलमानों के लिए कितना किया, ये आप
पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, अपने अपने दावे हो सकते हैं, मैं इन दावों में आज जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या, और मेरा सवाल आज बड़ा स्पष्ट है कि क्या रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का जो नकाब था, फिर से कह रहा हूं ये नकाब पहले भी उठ चुका है लेकिन इस पर चर्चा बार बार होती है, कांग्रेस का जो नकाब था, क्या रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का वो नकाब हटाकर कांग्रेस का असली चेहरा कि कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, क्या वो देश के सामने रख दिया? क्योंकि फिर से बता रहा हूं, अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस बयान का खंडन नहीं किया। अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और संगीत रागी जी आपके पास आ रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? और उसके पहले दूसरा बयान भी मैंने सुनवाया। मुझे लगता था कि देश के मुस्लिम समाज की ओर से, मुस्लिम समुदाय की ओर से उसका कड़ा प्रतिरोध होगा, मुझे लगा, लेकिन नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी खड़े होकर कह रहे हैं कि मुसलमानों की इज्जत कांग्रेस से है। मतलब एक पार्टी और जो है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कांग्रेस है तो मुस्लिम है और आपकी इज्जत है क्योंकि कांग्रेस है। मुझे लगा कि ये जो है मुस्लिम समाज से ओर से बड़ा प्रतिरोध होगा कि भाई हम कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं और ना हम कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। और विरोध नहीं किया तो आज असलियत सामने आ गई कि भाई मुसलमान भी शायद कांग्रेस को समझते हैं कि मतलब कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, और मुस्लिम भी समझते हैं कि, और कांग्रेस भी समझती है कि भाई कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम। क्या कहेंगे सर आप? अशोक जी, ये 70 साल तक की जो कांग्रेस पार्टी ने हमको वोट बैंक बना के रखा, हम चाह रहे थे, मुसलमान चाह रहे थे कि एक विकल्प ढूंढे। बीजेपी सत्ता में आई, एक विकल्प अच्छा पैदा हो सकता था। राजीव गांधी जी की जो बात होती है कि भाई राजीव गांधी जी ने, इससे पहले आपने स्टोरी में बताया शाह बानो के मामले में, और जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर एक कानून पास करके मुसलमान मौलाना हजरात को खुश किया, उसके बाद में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, वो बात नहीं करते हैं। हमारी आंखों के सामने कांग्रेस के प्रधानमंत्री के अंडर में बाबरी मस्जिद को ढाया गया, एक मंदिर का मूवमेंट चला, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक वोट बैंक के अलावा कांग्रेस ने मुसलमानों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं आज तेलंगाना में खड़े होकर, क्या बिहार के अंदर कुछ चरण बाकी हैं, क्या वहां पर कोई कांग्रेस का नेता कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा। अब मुसलमान करे तो क्या करे? अशोक जी, हमने अगर बीजेपी की तरफ वोट देना शुरू करते किया 2014 में, हमने खुद अपने इलाकों के अंदर बीजेपी के नेताओं को जिताकर लाए, लेकिन बीजेपी विकल्प नहीं बन पाई। बीजेपी ने क्योंकि एक चोला पहन रखा था, चोला पहन रखा है आरएसएस का, वो ये एंटी मुस्लिम की इमेज वो उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि आरएसएस का चोला उतार नहीं पाएंगे। तो ये दुविधा से आखिर मुसलमान बाहर कब आए कि भाई हमको किसी की खैरात नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान गारंटी कर रहा है वो दे दीजिए। कोई जुमा की छुट्टी से मुसलमान नहीं, को अतीकुर रहमान जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं संविधान के राइट्स या फिर शरिया के राइट्स, यहाँ पर एक बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो शाह बानो के साथ हुआ वो संविधान नहीं था, वो शरिया था। जो वक्फ कानून को लेकर हो रहा है वो संविधान नहीं है, शरिया है। जो 3 तलाक को लेकर हो वो संविधान नहीं है, शरिया है। जो है समान नागरिक संहिता की बात होती है वो संविधान नहीं, शरिया है। तो मुस्लिम्स जो हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है शरिया कानून के तहत जो है मुसलमानों को, कांग्रेस ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस ने भला कुछ नहीं किया, उन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा। लेकिन कांग्रेस, मुसलमान जो शरिया कानून चाहते थे, जो शरिया के हिसाब से चाहते थे, कांग्रेस वो देती गई कि वो लीजिए, खूब लीजिए, दब के लीजिए। बीजेपी वो नहीं देती और इसलिए शायद बीजेपी विकल्प नहीं दिखी, और कांग्रेस आज फिर से जो है लग रहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उठाकर फेंक सकते हैं वो। अशोक जी, ये बात बड़ी अच्छी आपने की कि इसका खुलासा होना जरूरी है कि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहता है या शरिया के अंदर जो राइट गारंटीड है वो चाहते। 1984 में राजीव गांधी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, वो हमारे मौलाना हजरात को, कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए था और बहुत गलत था, नहीं बदलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और जो हक की बात अभी आपने की, जो फिल्म आ रही है बड़ी अच्छी फिल्म है, जो ट्रेलर बता रहा है मुसलमानों के वुमेन्स राइट्स की गारंटी कर रही है, उसको उजागर होना चाहिए। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके वो डायरेक्टर साहब का समर्थन किया और कहा
कि मुसलमानों की राइट्स को हमारे खुद के समाज ने रौंदा है और इसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। अलबत्ता इस डिबेट के ऊपर आ जाते हैं कि भाई मुसलमान क्या करें, मुसलमान कैसे। अशोक जी, मैं चाहता हूं कि बीजेपी को हम वोट दें। कैसे वोट दें? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीनकर ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कांग्रेस दे देगी, मैं कैसे भरोसा करूं? मैं कांग्रेस पर कैसे भरोसा करूं? मैं बीजेपी पे कैसे भरोसा करूं? अरे सभी ने तो ठगा है मुसलमानों को। जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जो बात आपने की उठाई, मुझे आप बताइए, क्या मुसलमानों को ये मुस्लिम अपीजमेंट से 1% भी फायदा हुआ? अगर हुआ होता तो क्या उनका इकोनॉमिक और सोशल ओके। और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ओके, ये ओके। होता आज की तारीख में? ओके, मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहाँ छोटी सी कह दूं। बार बार होता है मेरी डिबेट में, बार बार होता है और मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम जो हैं वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्होंने घुसपैठियों के संदर्भ में कहा था, और मुझे लगता है हर भारतीयों को घुसपैठियों के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर भारतीय को घुसपैठियों के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए मंगलसूत्र छीनेंगे, नहीं छीनेंगे, कब छीनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन घुसपैठिए क्राइम कर रहे हैं इस देश में। ये दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, एग्जैक्टली दुनिया भर में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, दुनिया भर में इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री के बयान को सही कॉन्टेक्स्ट में देखने की भी जरूरत है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी भाई, मुस्लिम्स के लिए जो है कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी ने उनकी उम्मीदें तोड़ी हैं। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को लगता है कि भाई हिंदू तो उनको वोट जो नहीं देंगे, बाकी कुछ हिंदू हैं वो तो हमको वोट करते हैं, वो भी हमारी पॉकेट में, तो मुस्लिम्स को खुश करो, इसीलिए यह बयान दिया गया। देखिए, मैंने बहुत देर के बाद बहुत देर तक मैंने सबों को सुना है, तो मुझे लगता है कि लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी भी बातों को बिना बीच में डिस्टर्ब किए हुए। देखिए, कुछ कड़वी सच्चाइयां हमें जान लेनी चाहिए। मुस्लिम समाज दुनिया में हर जगह एक अशांत समाज है, क्योंकि वह दारुल हरब और दारुल इस्लाम जैसे सिद्धांतों में विश्वास करता है। जहां भी वो है, जहां वो खुद मेजोरिटी में है, वहां वो प्यूरिटन इस्लाम के लिए लड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी शब्दों को। अफगानिस्तान में प्यूरिटन इस्लाम के लिए लड़ रहा है, सीरिया में प्यूरिटन इस्लाम के लिए, यानी हमारी जो इस्लाम की व्याख्या है, जो देवबंदी इस्लाम है, उसका भी जो कट्टर से कट्टर प्रारूप आप सोच सकते हैं, वही इस्लाम जायज इस्लाम है, बाकी सब वाहियात इस्लाम है। इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और जहां वो माइनॉरिटी में है, वहां वो शरिया के लिए लड़ रहा है, वहां इस्लामिक रूल के लिए लड़ रहा है, और उसके लिए जनसंख्या बढ़ाना से लेकर सारे वो काम कर रहा है। देखिए, भारत विभाजन मुसलमानों ने इस देश पर थोपा, और इसके बावजूद भी मुसलमानों की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, आज भी नहीं आया है। 2-3 बातें मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था पॉलिसी के लेवल पर जिससे मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बात हुई हो। लेकिन यदि वोट जिहाद इस देश की एक सच्चाई है, यदि बूथ वाइज यदि डेटा आप निकाल करके देखेंगे, जहां पर 100% मुसलमानों का वोट है, मैं उन आंकड़ों के बारे में कह रहा हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट मिला है, 3 वोट मिला है, 7 वोट मिला है, 8 वोट मिला है। ये आंकड़े मैं जारी कर दूंगा। इसलिए मुसलमानों का दीन सबसे ऊपर है, कानून बाहियात है, संविधान उनके लिए फालतू है, उसी समय तक है जब तक उनकी शरिया और उनके दीन के लिए वो काम आता है तब। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। इसलिए मुसलमानों के बारे में यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई गलतफहमी होगी तो वैसा ही होगा जैसे शुतुरमुर्ग कोई अपना गर्दन बालू की रेत में घुसेड़ दे और कहे कि नहीं ऊपर से खतरा टल गया है, तो मुसलमानों पर वो विश्वास करके खतरे मोल ले रही है। दूसरी बात, देखिए, भारत विभाजन के बावजूद पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग को क्लीन चिट दिया था, और राष्ट्रीय सेवक संघ, ये गांधी की हत्या से पहले की मैं बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था पंडित नेहरू ने, उसमें आरएसएस पर कंट्रोल करने की बात की थी, मुस्लिम लीग पर कंट्रोल करने की बात नहीं की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर कहा था पंडित नेहरू ने कि ये वो मुस्लिम नहीं है, ये दूसरा बदल गया है, जिस पर पटेल ने बाद में किसी एक दूसरे संदर्भ में कहा था। इस देश के मुसलमानों ने 2 दिन पहले ही इस भारत का विभाजन किया है, एकाएक भारत से प्यार करने लगे
और भारत के प्रति देशभक्त हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं मान सकता और इनको दो नावों पर सवारी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, इसी बात में लगे हाथ में जोड़ देना चाहता हूं, वंदे मातरम का विरोध किसने किया था? वंदे मातरम जो गीत था उसका विरोध सबसे पहले मुस्लिम लीग ने 1909 में किया। उसके बाद किसने किया? उसके बाद उसका विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने, जो मुस्लिम थे, मौलाना अली जौहर, जो 1923 में काकीनाडा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसमें वो वहां से मंच से उतर गए इसके विरोध पे। जब बीडी पुलस्कर उसको गा रहे थे तब उन्होंने इसका विरोध किया था और उसके बाद से यह प्रचलन चल गई कि मक्का की तरह मुंह करके, ये चेहरे को कर करके एक प्रतिबिंब ध्यान में रख करके पूजा पाठ तो कर सकते हैं। उसके बाद नेहरू जी ने वंदे मातरम के वो स्टैंजा जिसका जिन्ना विरोध करते थे काट दिए। 10 सेकंड अभी खत्म कर रहा हूं। कांग्रेस का गर्भनाल मुसलमान है, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। कांग्रेस ने सोचा कि हमको 20% मुसलमानों की राजनीति करनी चाहिए, 80% जो जॉर्ज सोरेस के एजेंट जो भारत में है वो हिंदुओं को जातियों में तोड़ करके, ये जाति जनगणना क्या है, उसी का तो हिस्सा था। ये जॉर्ज सोरेस का एजेंडा को ही तो देश में लागू करना था। इस्लाम के अंदर कितनी जातियां हैं, कोई चैनल बात नहीं करता, कोई मीडिया बात नहीं करता। ये थोड़ा सा विषय से विषयांतर होगा, मैं इसलिए रोक रहा हूं आपको। मैं विषय से विषय, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। मैं आप ये बता दूं, इस बीच मेरे साथ निखिल जैन जुड़ चुके हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुष्यंत जी के जो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी तो जो है तुरंत मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़े। निखिल जैन जी, हम जो है बात पूरी संदर्भ जो है वो रेवंत रेड्डी का बयान है और उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का जो नकाब था वो पहले भी उतरा था, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और उसके बाद राहुल गांधी का भी एक ऐसे ही बयान जो है उर्दू अखबारों में छपा था, मुसलमानों की सभा में उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, और आज जो है रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम। बोलिए। अशोक जी, सबसे पहले तो संगीत जी के जो कई सारे कथन थे जो पूरे के समक्ष मुस्लिम समाज को घेरे में ले रहे थे, उनको किसी तरीके से भारत विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उसका मैं खंडन करना चाहूंगा। दूसरी बात, वंदे मातरम वाली बात पे जो उन्होंने कहा कि जिन्ना के दबाव में नेहरू ने ये बदला था, उन्हें समझना चाहिए कि आजादी का आंदोलन एक समन्वय बना के लड़ा गया था। उसमें हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के, हर क्लास के लोग थे, सबने मिलकर साथ लड़ा, और इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में समन्वय बनाया जाता था, कंसेंसस बनाई जाती थी। और अगर मुसलमानों को इस चीज से ऑब्जेक्शन थी, एक दिक्कत थी कि क्यों हम किसी एक ऐसे गाने को क्यों गाए जिसमें हिंदू धर्म की देवियों का नाम है, तो उसके लिए केवल 2 स्टैंडर्ड्स को नेशनल सॉन्ग बनाया गया। और ये बहस नेहरू जी ने जिन्ना के साथ नहीं करनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान के अलग होने के बाद हुई, जिसमें ज्यादातर अधिकतम लोग हिंदू थे, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि वंदे मातरम जो गाना है, इतना अच्छा गाना है, संगीत है, उसके पहले 2 स्टैंडर्ड इस देश के नेशनल सॉन्ग बनेंगे। अब रही बात रेवंत रेड्डी के, आपको 1 मिनट रोक रहा हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं सर। ये जो नेहरू जी की चिट्ठी थी ना, जो उन्होंने जिन्ना को लिखी थी, ये चिट्ठी 6 अप्रैल 1938 की है। आजादी हमें 1947 में मिली, और नेहरू जी ने 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना को चिट्ठी लिखी कि हाँ भाई ठीक है, आप लोगों को आपत्ति है तो हम इस पर वो गौर करेंगे। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने ले लिया, और बड़ी अच्छी बात है आपके इस समन्वय बनाकर रखना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक सवाल हो जाए, मेरा सवाल हो जाए ना, समन्वय बनाना तो बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ रागी जी, प्रोफेसर रागी, 1 मिनट आ रहा हूँ। समन्वय बनाकर रखना बड़ी अच्छी बात है, समन्वय बनाइए ना, लेकिन समन्वय का सारा ठेका वंदे मातरम काट कर होगा, भारत का बंटवारा करके होगा। मुझे बताइए जो समन्वय हुआ उसमें उस तरफ से कौन सा समन्वय करवाया गया, उस तरफ से कौन सा कहा गया? और कांग्रेस के मुस्लिम नेता और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के मुस्लिम नेता आज भी वंदे मातरम का मुंबई से लेकर दिल्ली तक विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वंदे मातरम नहीं होना चाहिए स्कूलों में। 4 स्टेंजा काटने के बाद भी ये कौन सा समन्वय है, कौन सी थ्योरी है जो नेहरू जी लेकर आए थे?
देखिए अशोक जी, अगर किसी को भी कोई भी एक गाना हो, कुछ भी हो, अगर हम फोर्स करते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं गाना हूं। नहीं है, लेकिन पहले ये बात लेकिन सुनिए, वो गाना नहीं है। संगीत रागी जी, गाना मैंने आपको नहीं, नहीं कहा था बीच में, एक मिनट बात पूरी करने गाना नहीं, दीजिए, निखिल जी अपनी बात रखिएगा। लेकिन संगीत रागी जी कह रहे हो गाना नहीं हो, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। अब तो अरे बाबा सुनिए तो एक मिनट संगीत रागी जी, आप खड़े हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो मर्यादा। नहीं, एक मिनट सुनिए, शोर शराबे में सुनाई नहीं, एक मिनट रुकिए, दोनों की आवाज रुकिए, एक मिनट, दोनों की आवाज रोकिए प्लीज। यही एक फर्क मिनट है निखिल जाना, एक मिनट कांग्रेस आइडियोलॉजी वाले एक मिनट, में और एक राष्ट्रभक्त में। आप जब वंदे मातरम को गाना कह सकते हो तो आदर कैसे दोगे? निखिल जी, हाँ निखिल जी देखिए, आदर कैसे दोगे? हाँ निखिल जी मैं आपको बता दूं, ओके निखिल जी मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, सुनिए निखिल जी मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, लेकिन जो प्रोफेसर संगीत रागी ने आपत्ति की, उन्होंने कहा था वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड का कोई गाना है, तो उन्होंने गाने शब्द पे आपत्ति की थी, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। हम सब वंदे मातरम गाते हुए बड़े हुए हैं। संगीत रागी जी अगर एक डिबेट में, एक चर्चा में सिर्फ दूसरे के एक शब्द को पकड़ के उस पर हंगामा करने आते हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। आपको भी पता है मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको सिर्फ एक बीच में बोलने आया हूँ कि वो गलत। हाँ कोई नहीं, मैं आपको मौका देता हूँ संगीत को। बात काटने आए हैं या एक चर्चा करने आए हैं? चलो आप सुनिए, समय ना गवाएं, आप विषय पर आए। निखिल जैन। बिल्कुल, मैं विषय पे ही बात करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की सरकार का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में किसी को भी जबरन गाने के लिए मना, मतलब जबरन गाने के लिए कहा ही नहीं गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के भी इस पे ऑर्डर है कि किसी को जबरन गाने के लिए नहीं कहना चाहिए, तो कोई विवाद ही नहीं है। रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और पार्टियों ने इसका विरोध करा है। आप मुझे एक किसी भी पार्टी का शीर्ष नेता बताइए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उस ऑर्डर का विरोध करा है। अरे भाई साहब, वहां पर तो सरकार इंडिया अलायंस की है। उमर अब्दुल्ला ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारे भाजपा के मित्र भ्रम फैलाने लग गए। जिसने कहा है सुनिए, रुकिए, ये डिबेट जुबली हिल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है, लेकिन विषय मेरा जो है, मैं उस विषय से हटूंगा नहीं। मेरा आज का विषय बड़ा क्लियर है, और आज का विषय कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड को लेकर है। मैं प्रोफेसर संगीता, सबको अपनी, सुनिए एक मिनट, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, सबने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी। अब मैं विषय पर दोबारा आना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी का यह बयान कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या, कांग्रेस का असल चेहरा है क्या? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए अभी जब मैं इस खबर बता रहा था तो निखिल जी थोड़ा सा हैरान हुए थे, लेकिन मेरे पास ये खबर है, उर्दू अखबार में जो छपी थी। राहुल गांधी सेड कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ मुस्लिम। ये इनकलाब अखबार के संपादक ने, क्योंकि वो मुसलमानों की एक सभा थी जिसमें इनकलाब अखबार के संपादक ने शायद वो आयोजित की थी, और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये खबर है मेरे पास पूरी की पूरी, और इसका कोई खंडन नहीं है। दूसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब कांग्रेस, रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का असली चेहरा ही दिखाया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान मेरे पास है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और आप सोचिए, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कहां तक कांग्रेस जाती है। मेरे पास 50 से 50 खबर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं, जामिया मिलिया दिल्ली में है ना, हम यहां डिबेट कर रहे हैं। जामिया मिलिया वो जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था, वहां पर SC ST को रिजर्वेशन मिलता था। कांग्रेस सरकार ने उसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया, उसका जो स्टेटस था बदल दिया, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कर दिया, SC ST का हटा दिया। और फिर मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं। मेरे पास जो है कम्युनिस्ट पार्टियों का बयान है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वायनाड के अंदर राहुल गांधी को जिताने के लिए, प्रियंका गांधी को जिताने के लिए कट्टरपंथी मुसलमानों से जो है हाथ मिलाया। ये CPM के नेता कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं ये। तो कांग्रेस जो है वो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदुओं को आतंकी कहती रही है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने आज फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश को दिखा दिया। चारू प्रज्ञा बोलिए, फिर निखिल जैन रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? अच्छा चलिए ठीक है, निखिल छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद चारू प्रज्ञा जी। छोटा सा जवाब देता हूं। 2018 में ये अखबार के संपादकीय ने इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी कहती है मुसलमानों की पार्टी है तो मुसलमान देश के पिछड़े हैं, देश में कमजोर हैं, इसलिए हम मुस्लिम की पार्टी है, हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी की हमेशा, और इसका खंडन भी आया था, कांग्रेस के ऑफिशियल खंडन है, आप बोलेंगे तो मैं अभी देख लेता हूं।
2018 में किस तरीके से उस अखबार ने ट्विस्ट करके राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट दी थी, वही बात थी। सिमिलर बात थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की 2007 की। क्या आई डेंट इंटरजेक्ट किया प्लीज, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम यू। अगर बोले अपनी बात जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना जल्दी से अपनी बात कहिए। 2007 में मनमोहन सिंह जी की जो स्टेटमेंट थी वो भी इसी संदर्भ में थी कि मुस्लिम देश के पिछड़े हैं, वंचित हैं, इसलिए आखिरी पंक्ति में जो खड़े हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ अब रुकिए सर, इस देश में पिछड़े और वंचित सिर्फ मुस्लिम है, यही तो मैं कह रहा हूं, यही कांग्रेस की सोच है। इस देश में पिछड़े और वंचित सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मैं कह रहा हूं कि क्या ईसाई नहीं है, क्या सिख नहीं है, क्या हिंदू नहीं है, पिछड़े वंचित सब है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को बिल्कुल अपने फोकस पे जाती है कि मुस्लिम उसको अतीत। मैं यही बात कह रहा हूं। और निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन एक मिनट जल्दी से, फिर मैं चालू आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। निखिल जैन सुनिए, आपने कहा राहुल गांधी के बयान को ट्विस्ट करके ये वो कांग्रेस ने इसका वो किया। मुझे बताइए ना, रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस के किस नेता ने अभी तक कहा कि ये बयान ट्विस्टेड है? और अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूं वो बयान कि रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। अब इसमें कौन सी बात है? ये आंखों सुने, ये कानों से सुना बयान है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, चालू आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास चालू छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं क्या बदल गई कांग्रेस की पहचान, मुस्लिम वर्सेस कांग्रेस वर्सेस मुसलमान, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेवंत रेड्डी का बयान मैंने आपको सुनवाया, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान। इन्हीं पर चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। चारूर प्रज्ञा मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हैं, और मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं। चारूर प्रज्ञा, रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे राहुल गांधी के बयान को, मनमोहन सिंह के बयान को डिस्टॉर्ट करके। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि राहुल गांधी के या कांग्रेस के हर एक नेता के बयान को समझाना क्यों पड़ रहा है आपको? कहां आपकी सोच में इतनी कमी रह जाती है कि आपके बड़े बड़े नेता आते हैं, इस तरीके के तुष्टीकरण के बयान देते हैं और पीछे से निखिल आते हैं समझाने के लिए, हमको समझाने के लिए। क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेंगे ना, वीडियो बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स, मुस्लिम्स इक्वल्स कांग्रेस, और उसके बाद केवल यही बात नहीं, अगली ही सांस में उन्होंने वापस से मुसलमानों का अपमान करते हुए ये कहा कि भाई हम हैं तो आप हैं, वरना आप कुछ भी नहीं,
वरना आप कुछ भी नहीं। और यही बात मैं कह रही हूँ, देखिए तुष्टीकरण करते, अपना भला करते तो इस देश में भी कुछ सामाजिक न्याय ला देते, इस देश के पिछड़े तबकों के लिए भी कुछ काम कर देते। एक सवाल चारू जी, एक सवाल जो अतीकुर रहमान जी ने उठाया, उन्होंने शुरू में उन्होंने कहा कि भाई हम तो बीजेपी की तरफ देख रहे थे विकल्प के रूप में, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इस तरह का किया तो उनको बीजेपी में विकल्प। अशोक जी क्या किया? देखिए एक बात मैं दावे के साथ कहती हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी का आप एक पॉलिसी उठाकर दिखा दो, एक आप विकास कार्य उठाकर दिखा दो जहां किसी से भी धर्म या जाति पूछी गई हो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब हम बाद में जाकर किसी भी चीज का डेटा लेकर आते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो पिछड़े लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, उन मुसलमान भाइयों और बहनों को बहुत फायदा हुआ है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने घरों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर हुआ है, उसमें से 31% महिलाएं मुसलमान हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला? क्या आप ये कहना चाहते हैं उनको राशन नहीं मिला या उनके बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं मिली? ये सब बेकार की बात है। देखिए एज अ होल जब देश आगे बढ़ता है, जब हम गरीबी से लड़ते हैं और गरीबी रेखा के ऊपर 25 करोड़ से भी ज्यादा नागरिक आते हैं, उन 25 करोड़ लोगों में समाज के हर तबके के लोग होते हैं। और मैं यही तो पूछती हूँ कि कांग्रेस जो बार बार मुसलमान मुसलमान कहती है और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, आपने क्यों नहीं गुजरात से मुसलमान नेताओं को दिल्ली बुलाया था? क्यों नहीं बुलाया? और जो एक स्टैंड आप एक प्रदेश में लेते हो, उससे ऑपोजिट आप दूसरे प्रदेश में देते हो। आपने कितने कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे दिया, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो या अब बिहार का चुनाव हो। तो आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, काम कुछ भी नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। मैं अतीकुर रहमान जी, मैं मौका दे रहा हूं, मैं सबको मौका दे रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, मैं बीजेपी की पॉलिसीज में जाना नहीं चाहता, वो चारू जी का काम है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा कोट कर रहा हूं। यहाँ तो गणपति अरेस्ट हो जाते हैं और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नहीं, मैं जो डेटा बता रहा हूं वो ये कि जो 2024 तक का, जुलाई 2024 का डेटा है, वो ये है कि 118 या 119 लाख घर जो हैं प्रधानमंत्री जो आवास योजना उसके तहत, इसमें से 15.5% जो हैं वो माइनॉरिटीज के लिए, और उसमें भी करीब करीब जो है करीब 13 लाख, करीब 13.5 लाख घर जो है वो मुस्लिम को दिए गए। इस तरह की कई सारी चीजें हैं। हाँ जी, तो इसलिए ये कहना कि भाई विकल्प, फिर से कह रहा हूं कि विकल्प आपको वही चाहिए कि जो वक्फ कानून को उखाड़ के फेंक दे, शरिया कानून को लागू करने की बात करे। तो बहुत अच्छी बात है प्रज्ञा जी कि आपने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी बहुत इक्वल बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सारा के सारा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है उसमें इतना लाभ हुआ है। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए कि ये स्कीम्स का लाभ तमाम मुसलमानों को हुआ, हिंदुओं को हुआ, पूरे देश को हुआ। तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि ये सारी स्कीम एफर्मेटिव एक्शन के तहत आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद में बीजेपी के एक बहुत महान लीडर निकल कर आते हैं, गिरिराज सिंह उनका नाम है, और कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये हरामखोर हमसे स्कीम्स तो ले गए लेकिन हमको वोट नहीं किया। तो क्या इसके पीछे ये छोटा सा लिखा हुआ था कि क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको ये आवाज दिया जा रहा है लेकिन वोट करना है बीजेपी को। इस पे भी मेरा इस तरह से। और गिरिराज सिंह आपकी पार्टी में आज भी मौजूद है और मेरे पास भी लिस्ट बहुत लंबी है। रहमान साहब, पहली बात मेरे पास भी बहुत लंबी है। चलिए, आपने इतना तो माना, प्रोफेसर संगीता जी, एक मिनट चारू जी का रिस्पॉन्ड के बाद जी। चलो, भाजपा सरकार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया। तो जब आप समाज के हर तबके के लिए काम करते हो और उनको फिर भी कोई भड़काकर परे खड़ा कर देता है, क्योंकि उनकी राजनीति मुसलमानों को परे खड़ा कर ही चलती है, तो बुरा लगता है। और इसीलिए शायद गिरिराज जी जैसे लोग इस तरीके के बयान दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अशोक जी, अब तो ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। जैसे राजनीति की शुरुआत करीब 10 सालों पहले महिलाओं के वोटों से शुरू हुआ करती थी ना, आज उस तरीके के आंकड़े हम मुसलमानों के वोटों के लिए भी देते हैं। क्योंकि जब लगातार साल दर साल जमीन पर काम होता है, तो वो मुस्लिम महिलाएं, वो बहनें जिनके लिए ट्रिपल तलाक हटाया गया, जिनके लिए इतने काम करे गए, वो भी आकर मोदी जी के समर्थकों को वोट देती है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत आ रहा हूं ब्रेक के बाद। रुकिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चलिए जल्दी से रेवंत रेड्डी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटा सा क्योंकि हम जनमन की बात में लोगों की बात भी लेते हैं, तो बनारसी ब्रिजवासी करके एक व्यक्ति ने ट्वीट करके मुझे कहा कि आपके कार्यक्रम के लिए एक जानकारी भेज रहा हूं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जो कहा है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक गाँव में पोलिंग बूथ है जहां पर 100% मुस्लिम मतदाता है। वहां कुल 2322 वोट पड़े। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 500 घर दिए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। पर ये नहीं भी हो तो भी इस तरह की चीजें हमारे पास बहुत सारी आती हैं जो फैक्चुअली करेक्ट होती है। प्रोफेसर संगीत राय की रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निखिल जैन आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कि गिरिराज जी ने अभी बिहार के चुनाव में किया था, महाराष्ट्र के चुनाव में मुसलमानों ने कैसे वोट किया है, हरियाणा के चुनाव में मुसलमानों ने कैसे वोट किया है, लोकसभा के चुनाव का मैंने पूरा आपको आंकड़ा दे दिया, बूथ वाइज में चाहूं तो दे सकता हूं, मेरे पास वो आंकड़े हैं। देखिए, जब तक मुसलमानों के मन में जिहाद काफिर की परिभाषा, वो भी मध्ययुगीन परिभाषा जो जहर की तरह है, वो दूसरे धर्मों के लिए, हम थोड़े कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, इस्लाम वो धर्म है जो बाकी धर्मों को, दूसरे धर्मों को वो दुश्मन मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा। तो जो ये जहर पिलाया जा रहा है, मैं आपको मौका दूंगा और मैं सोचता हूं अवरोध है। आप ये भड़काऊ भाषा को आप नहीं, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा आज का विषय भी नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा आज का जो मुख्य विषय है, कांग्रेस जो अपीजमेंट है उस पर मैंने आपको बताया और उसके मैं आपको प्रमाण देकर बता रहा हूं। हाँ, एक मिनट निखिल जैन कह दो, उसके बाद मैं आता हूं। जी निखिल जैन बोलिए। अशोक जी, यही दिक्कत है कि आपका मुख्य विषय हिंदू मुसलमान करना नहीं है, लेकिन संगीत रागी जी ने इतनी अभद्र भाषा, इतनी तुच्छ भाषा यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा भाषण है ये। आपकी अज्ञानता है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सुनिए इस्लाम के बारे में आवाज बंद करिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, इस्लाम मुसलमान मेरा आज का विषय नहीं है। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, सुनिए एक मिनट प्लीज। मेरा फिर आपसे अनुरोध है सबसे, मेरा आज इस्लाम मुसलमान आज का विषय नहीं है, कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो मेरा विषय है। निखिल जैन जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, चारुतज्ञ ना भाजपा की, मेरा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पे कि भाजपा की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और जानकारी रखने वाली प्रवक्ता है। इसीलिए दिक्कत क्या हो जाती है, कई बार खुद ही भाजपा का पर्दाफाश कर देती है। अभी उन्होंने क्या बताया कि भाजपा ने 31% प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मुसलमानों को दिए। अब यही किसी कांग्रेस की सरकार ने दे दिए होते तो कहते तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्यों दिए? इसलिए नहीं कि मोदी जी को मुसलमानों से प्यार है, इसलिए दिए क्योंकि जब सरकार ने सर्वे करा, उन्होंने पाया कि जो गरीब लोग थे जो स्कीम को लिए क्वालिफाई कर रहे थे, उसमें से 31% मुसलमान थे। मोदी जी ने कोई मुसलमान तुष्टीकरण नहीं करा। सुनिए ना, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है।
वंचित हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उन्हें सरकारी स्कीम का लाभ निखिल जैन एक मिनट निखिल जैन प्लीज, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं 30 सेकंड दूंगा आपको चारू प्रज्ञा को। मैं सिर्फ आपसे रेवंत रेड्डी के बयान पर, क्योंकि आप थोड़ा बाद में जुड़े, रेवंत रेड्डी का बयान कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, जल्दी से 30 सेकंड में, जो मेरा आज का मूल विषय है। वही चीज है कि कांग्रेस की विचारधारा है, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़े के लिए भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, तो जो सबसे पिछड़े हैं, सबसे वंचित हैं, जिसमें देश के ज्यादातर मुसलमान आते हैं, दलित आते हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। तो कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, कांग्रेस इज इक्वल टू ओबीसी, कांग्रेस इज इक्वल टू एससी, कांग्रेस इज इक्वल टू एवरी इंडियन हू नीड्स राइट्स। 30 सेकंड बस। थैंक यू। देखिए मेरे मित्र निखिल यही बात नहीं समझ पाए, जब आवास योजना में मुसलमानों को घर मिलते हैं वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो मुसलमान है, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं। ये फर्क है। और आप लोग ना ही केवल अपने आप को मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों का फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज कहते हो, आप साथ ही साथ अपमान हिंदुओं का करते हो, और ये है नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजी। आप कहते हो जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, नाच गाना हो रहा है, आप हिंदुओं को, उनके धर्म को डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या कह जाते हो, और कभी भी उन शब्दों के लिए माफी नहीं मांगते। समस्या ये है, आप एक की बढ़ाई करते हो वो तो छोड़ दो, आप दूसरों को नीचा दिखाते हो, गाली देते हो, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। ओके, चलिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहकर इसको विराम दे रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, दलितों के साथ है क्योंकि वो पिछड़े हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक ये कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू दलितों की पार्टी है लेकिन मुस्लिम पार्टी है? ये बार बार बोला जाता है। क्या किसी ने कहा कि संसाधनों पर पहला हक दलितों का है लेकिन संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का? ये कहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के चेहरे का जो नकाब है वो बार बार कांग्रेस के नेता उतारते हैं। अब देश असली चेहरा देखे, देश को असली चेहरा देखना है नहीं देखना, इस फैसला देश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।